So we'll just look back of what we had seen yesterday and then we'll proceed with the new topic. ठीक है, कल तक हमने ये देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर चलते रहते थे और उस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता था और उस लॉस की वजह से जो कॉमन मैन है फ्रांस में उनका टैक्स बढ़ा दिया गया था, है ना। मेन मुद्दा यही था कि लोगों का टैक्स बढ़ चुका है ना। दिस वाज द प्राइमरी कॉज। एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कॉजेज और भी देखे हमने, जैसे इंटेलेक्चुअल लोग बढ़ गए थे आगे, है ना। उसके बाद सोशल क्लासेस थे, ठीक है, द नोबल्स, द क्लर्जीज एंड द मिडिल मैन के ऊपर सारा का सारा भार था टैक्स पे करने का। और दूसरे तरफ ये जो नोबल, क्लर्जीज और किंग है, ये लोग एकदम लाविश जिंदगी जीते थे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था, ठीक है। सो वी हैड सीन ऑल दोस क्लॉजेस। अब इन सबको वो करने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए राजा ने क्या किया था, किंग लुई 16 ने क्या किया था, एक स्टेट जनरल बुलाया था, राइट। स्टेट जनरल का डेट क्या था? एनीवन रिमेंबर्स? 5 मई 1789। ओके। फिर स्टेट जनरल में क्या क्या घटनाएं घटी थी हमने कल देख लिया था, है ना। तीनों क्लासेस को बुलाए थे, है ना। 300 300 600 कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? 300 300 600। तो टोटल 1200 लोग वोट कर सकते थे ना। टोटल 1200 people could vote over there. No, अच्छा, only 3 votes. Okay, so how are those 3 votes distributed? और 3 वोट को कैसे? 1 for each. इसको एक, इसको एक, इसको एक। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ये एक हो जाएंगे, 2 हो जाएगा और ये हमेशा 1 रह जाएगा। सो इट विल ऑलवेज बिकम 2:1। तो ये लोग भी समझ गए थे कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है ना। वो जिस तरीके से उस पे करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं कि आपके साथ प्रैंक हुआ है, उस तरफ कैमरा में देखकर हाथ हिला दीजिए, है ना। तो इनके साथ भी यही प्रैंक हो गया, ठीक है। यस। तो ये लोग जो है, ये लोग समझ गए कि हमारे साथ प्रैंक हो रहा है, तो ये लोग वहां से सीधा निकल गए, ठीक है। इन्होंने विद्रोह कर दिया, इन्होंने कहा कि हम लोग अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर कहाँ गए ये लोग? टेनिस कोर्ट गए, फिर टेनिस खेला उन्होंने वहां पे, है ना। नहीं, क्या किया फिर? टेनिस कोर्ट ओथ हुआ। यस। तो टेनिस कोर्ट के ओथ के बाद उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? व्हाट डिड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी? नेशनल असेंबली। This National Assembly had only people from the third class. True or false? False. Why? Why false? Many clergies were also there. Okay, like father, brother, some lower clergies were also involved. Very good. तो इन्होंने अपना नेशनल असेंबली बना दिया। और ये नेशनल असेंबली क्या चाहता था? What did they want? Yes, father, brother were there. Very good. What was the demand of this national assembly? What did they want to do? They want to make a constitution. इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ठीक है ना। फिर इक्वल टैक्सेस फॉर ऑल क्लासेस। एंड मेजरली इफ वी सी, डिड दे वांट टू एबॉलिश द मोनार्की? इनको मोनार्की खत्म करनी थी? नहीं। व्हाट डिड दे वांट टू डू? दे वांटेड टू एबॉलिश एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म करके दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। बट क्या राजा मान गए? उसने बताया अरे बढ़िया है एकदम, मैं भी सपोर्ट करूंगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। उसने क्या कर दिया? राजा ने क्या किया?
आर्मी भेज दी, वेरी गुड, सेंट इट्स आर्मी। तो ये सारे जो नेशनल असेंबली वाले थे वो लोग क्या हुआ फिर, उनको अच्छे से मार दिया उन्होंने? नहीं, तो फिर क्या किया? प्रिजन ऑफ बैस्टिल, प्रिजन ऑफ बैस्टिल को इन्होंने स्टॉर्म कर दिया, स्टॉर्म द प्रिजन ऑफ बैस्टिल। क्या डेट था इसका? बिकॉज दिस डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट। प्रिजन ऑफ बैस्टिल को स्टॉर्म जिस दिन किया, 14 जुलाई 2021 है ना? 1789, ओके, ग्रेट। ठीक है ना, फिर हथियार वथियार ले लिया वहां से, हथियार लेके उन्होंने फाइट बैक किया, है ना, और राजा को जो है बैकफुट पे आना पड़ा। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी अक्टूबर में। अक्टूबर 1789 में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, क्या हुआ था? वुमेन्स मार्च टू वर्साइलिस, राइट? क्यों गए थे उधर वुमेन्स डे मनाने? यस, वुमेन केम टू फॉन्ट, व्हाई? रूमर ऑफ ब्रेड, यस। तो रूमर फैला था, rumors that hoarding of bread and all the other food has been done in the palace of the king, है ना? rumors about hoarding of food grains, bread etc was done। ठीक है ना? फिर अब ये जो वर्साइलिस है ये पेरिस से बहुत दूर था, यहाँ पे जाकर उनको क्या पता ये रूमर्स जो है ये सच थे या झूठ थे? ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स रूमर्स थे, फॉल्स है ना? यस, झूठ था वो। ओके, तो उन्होंने क्या किया फिर? व्हाट डिड दे मेक द किंग एंड क्वीन टू डू? ask them to come to Paris। वेरी गुड। तो यहाँ तक की कहानी हमने कल पढ़ी थी और देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि आपको हर चीज याद है। ओके, आर यू फीलिंग लाइक इट इज गोइंग लाइक अ मूवी, कि आपके सामने सारी पिक्चर्स चल रही है एकदम रील के जैसी? ओके, तो पिक्चर अभी बाकी है, क्या बात है। चलो, तो आगे की पिक्चर देखते हैं अब। तो हमने कल ये पढ़ लिया था, अक्टूबर 1789 तक का ये पढ़ लिया था, ये वुमेन्स मार्च हमने कल देख लिया था। ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे 1790। 1790 में क्या हुआ? 1790 में ये हुआ कि अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन लगभग लगभग बन चुका था। कल हमने देखा था ना कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन उनका प्रीएम्बल बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो पॉइंट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सब उन्होंने लिख दिए थे, है ना? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, दैट वी हैड ऑलरेडी सीन यस्टरडे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1790 तक काफी हद तक बन चुका था। ठीक है ना? अब ये जो नेशनल असेंबली है, ये नेशनल असेंबली क्या चाहती थी? ये नेशनल असेंबली चाहती थी कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की करें। ठीक है ना? बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की करें तो वो किंग को असिस्ट करने के लिए देयर हैज टू बी अ गवर्नमेंट, जैसे ये नेशनल असेंबली है। अब ये नेशनल असेंबली तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है ना, ये तो थर्ड क्लास के लोगों ने जो है, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इकट्ठा होकर उन्होंने कुछ बना लिया। नाउ टू असिस्ट द किंग दे हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे ये कैसे होंगे? इट शुड बी इलेक्टेड। तो इलेक्शन होने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी अब यहाँ पे इमर्ज होने लगे। some political groups started to come up because now certain kind of election has to take place in order to assist the king in constitutional monarchy. This political parties will contest election and those elected member will form the government, and this government is going to assist the king। ठीक है ना? तो अब बने तो बहुत सारे थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे, सारे के तो सारे नहीं पढ़ सकते हम लोग, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस।
तो जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे बनी, वहाँ पे उनको क्लब्स कहते थे। तो कितने क्लब्स बने वहाँ पे? जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जैकोबिन्स का, ग्रियोंडिन्स का एंड सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन्स का। ये 3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? अब जैकोबिन्स जो थे, दे वर रेडिकल रेवोल्यूशनरीज़। रेडिकल मतलब दे वांटेड सम चेंज, वेरी वेरी क्विकली दे वांटेड टू चेंज व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री। ठीक है ना? यहाँ पे जो भी चल रहा है इसमें एकदम रेवोल्यूशन हो जाना चाहिए, सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है? सो दे वर इन फेवर ऑफ रेडिकल चेंजेस। रेडिकल चेंजेस मतलब मॉडर्न थॉट्स ले आओ और तुरंत ले आओ। जो भी चल रहा है उसको अभी हम लोग तुरंत पलट दें। ठीक है ना? दे वांटेड टू चेंज एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड ग्रियोंडिन्स, ये एक और पॉलिटिकल पार्टी है, दे वर लिबरल्स। ठीक है ना? लिबरल्स का मतलब चेंज चाहते थे, बट धीरे-धीरे चेंजेस लाना चाहते थे। इट्स नॉट दैट कि ऑल ऑफ अ सडन जो है उनको चेंज चाहिए। चेंज टेक्स टाइम। कुछ भी चीज़ को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट जैकोबिन्स नहीं चाहते थे ऐसा। जैकोबिन्स रेडिकल रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है? और ग्रियोंडिन्स जो है ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। ठीक है ना? ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बट यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। आपने सिर्फ जैकोबिन्स पढ़ा होगा। है ना? ग्रियोंडिन, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन, ठीक है? उसके बाद एक और पढ़ेंगे हम लोग सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। सो ऑल दोज़ थिंग्स आर नॉट देयर इन द सिलेबस। मतलब अभी अपने को पढ़ना है, तभी नहीं था, 9th स्टैंडर्ड में नहीं था। ठीक है ना? तो जैकोबिन क्लब जो है ये मोस्ट पॉपुलर क्लब बना उधर। ठीक है? दिस वाज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लब ओवर देयर, दिस जैकोबिन क्लब। व्हाई? बिकॉज़ जैकोबिन क्लब कंसिस्टेड ऑफ ऑल द पुअर पीपल, जो एकदम, एंड आल्सो द थर्ड आल्सो। ये थर्ड वाला था? हाँ, हाँ, ये थर्ड वाला भी था, रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन भी था। बट उसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ठीक है? उसने क्या किया कुछ नहीं पढ़ा। जैकोबिन्स के बारे में ही सब था। ठीक है? तो जैकोबिन जो है, जैकोबिन क्यों इतना फेमस हुआ? बिकॉज़ इट मेनली कंसिस्टेड ऑफ द पुअर क्लासेस। इसमें सब आर्टिसन्स, लेबर्स, पीसेंट्स, ये सारे डेली डेली वर्कर्स, ये सारे लोगों से बना हुआ था ये जैकोबिन क्लब। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है कि जो थर्ड क्लास था, जिसमें बर्ग्यूज़ीज़ थे और ये जो एकदम पुअर क्लासेस थे। अब बर्ग्यूज़ीज़ से भी पुअर क्लासेस का रेशियो ज़्यादा है ना, इवन दो बोथ ऑफ देम आर इन द थर्ड क्लास, बट रेशियो फिर भी बर्ग्यूज़ीज़ से थर्ड क्लास में इन पुअर लोगों का ज़्यादा था। तो जैकोबिन क्लब इनके लिए काम करता था, इन पुअर क्लासेस के लिए। इसीलिए जो है ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है? इट बिकेम मोर पॉपुलर। They believed that the power had been consolidated by the upper and the prosperous middle class and wealthy traders. अब इनकी लड़ाई एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड क्लास से थी नहीं, नोबल्स एंड क्लर्जी से थी नहीं इनकी। इनका जो मेन फाइट है वो इन्हीं के मिडिल क्लास में, जो अपर मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं, जो बर्ग्यूजीज है एक तरीके से, या जो ट्रेडर्स है जो कि वेल्दी है, उनसे थी। इनको लगता था कि ये जो मिडिल क्लास वाले भी जो लड़ रहे हैं ना, ये लोग भी पूरे देश के लिए नहीं लड़ रहे। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर क्या बोलते हैं, फॉर द होल सोसाइटी। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन प्रॉस्पेरिटी, एंड दे फील कि हम लोग प्रॉस्परस बन सकते हैं जब ये नोबल्स एंड क्लर्जीज को दबा दिया जाए। बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर क्लासेस। इसलिए जैकोबिन का नारा ही ये था कि हम लोग जो है, हम लोग सबको बराबर बना देंगे, मेक एवरीथिंग इक्वल। अब ना तो कोई छोटा रहेगा, ना तो कोई बड़ा रहेगा। ठीक है ना? तो इसका जो लीडर था उसका नाम था मैक्समिलियन रॉबespierre। ठीक है? मैक्समिलियन रॉबespierre, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है? तो ये है रॉबespierre। ठीक है? किसी किसी से गरीब लग रहा है ये? एनीवेज़, लेकिन गरीब को सपोर्ट करता था। अब ये लोग जो है, देखो, फ्रांस में ऐसा था कि जैसे यहाँ पे भी है ना आजकल, ये भी यहाँ पे भी ट्रेडिशन बन गया है 3/4 पहन के घूमना। है ना? थोड़ा-सा 3/4 का एक ट्रेडिशन आ गया है, अभी बाहर भी जाते हैं तो एकदम कूल लगते हैं ना, कूल डूड, एकदम स्वैग लगता है एकदम, है ना? तो ये जो है फ्रेंच सोसाइटी में 1700 से चलता था, जो अपन इंडिया में भी 2000s में करते हैं, ठीक है ना? वो 3/4 पहनना, ये वहाँ पे 1700 से चलता था। तो वहाँ पे जो प्रॉस्परस लोग थे, दे यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स लाइक दिस, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे तो बरमूडा होता है ऐसा, बट एनीवेज़, तो दे यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स लाइक दिस, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सैंस क्लॉटर्स। सैंस क्लॉटर्स जो है, सैंस का मतलब होता है कम, सैंस वर्ड मीन्स लेस, एंड क्लॉथर्स का मतलब होता है क्लोथ्स, ठीक है? तो दे यूज्ड टू वेयर लेस क्लोथ्स, ठीक है? पता नहीं बाकी पैसे का क्या करते थे, पूरा खरीद लेते। तो इसलिए जैकोबिन्स जो है, जैकोबिन अपने सारे मेंबर्स को इस तरीके का फुल पैंट पहनाते थे, ठीक है ना? ये जैकोबिन का मेंबर है जो आपको इधर दिख रहा है, लाल टोपी और यहाँ पे फुल पैंट, ठीक है? सो दिस इज़ अ मेंबर ऑफ क्या बोलते हैं, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के लोग जो है, वो लोग इन अमीरों से थोड़ा-सा अलग दिखना चाहते थे। दे वांटेड टू लुक समथिंग डिफरेंट। तो ये है जैकोबिन वाला, ये है अमीर वाला, ठीक है? ये जैकोबिन एंड दिस अदर सोसाइटी, प्रॉस्पेरस पीपल, ठीक है ना?
तो दे यूज्ड टू वेयर बिलो फुल पैंट्स, ठीक है, तो ये लोग जो है फुल पैंट्स पहनते थे इधर, ठीक है। तो रॉबस्फियर का जो पॉलिटिकल पार्टी अभी इमर्ज हो गया, ठीक है, दैट वाज इन 1790। 1791 में चले गए। अब 1791 में देखो एक फिगर का उद्गम हुआ यहाँ पे, दिस फिगर, न्यू फिगर केम अप, इसका नाम था ओलंपे दे गॉर्जेस, ठीक है, ओलंपे दे गॉर्जेस। शी इज अ, क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, शी इज अ, अच्छा, सेकंड पिक वाला अमीर दिख रहा है आपको? अरे क्या करे, अब यहाँ पे भी ट्रेडिशन ऐसा हो गया, कम कपड़े पहनने वाले ज्यादा अमीर है, फुल कपड़े पहनने वाले गरीब है, अब क्या करे, ठीक है, द सोसाइटी इज चेंजिंग, वी आर बिकमिंग मॉडर्न, ठीक है। और फटे कपड़े वाले स्टाइल है, पता नहीं, कपड़े फाड़ नहीं थे तो खरीदे क्यों? एनीवेज, ठीक है, आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन फॉर देम, आई एम नॉट जजिंग देम, बट एनीवेज, अब मुझे समझ नहीं आता लॉजिक क्या है, ठीक है, मतलब पैसे भी दे रहा हूँ और फटे कपड़े खरीद रहा हूँ, तो लॉजिक नहीं लगता मेरे को कुछ। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओलंपे दे गॉर्जेस फ्रेंच प्ले राइटर थी ये, ठीक है, तो शी यूज्ड टू राइट प्लेज, स्क्रिप्ट्स, प्लेज एक्सेट्रा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड रोट ऑन ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखती थी। एट फर्स्ट गॉर्जेस ग्रीटेड द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो इसको बड़ी खुशी हुई थी कि रेवोल्यूशन हो रहा है, कुछ चेंज होगा, ठीक है ना, with hope and joy, but soon became disappointed when equal rights were not extended to the women. जब वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, कल हमने देखा था ना, एक्टिव सिटीजन कौन, पैसिव सिटीजन कौन, है ना, तो स्लेव्स एंड वुमेन वेर नॉट गिवन एनी राइट्स, तो शी बिकेम वेरी अपसेट विद दैट, शी गॉट डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। तो इन 1791 गॉर्जेस बिकेम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है, सो दिस मीन्स वुमेन वेर अलाउड टू स्टडी। मतलब देखो कैसा है, इट वाज नॉट ऑफिशियली डन लाइक दैट। अब घर में बैठ के चुपके से कोई पढ़ेगा तो कौन क्या कर सकता है, ठीक है। सो देखो ऐसा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नेवर वेंट टू स्कूल, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर नेवर वेंट टू स्कूल, बट ही न्यू अराउंड 21 लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड उनकी तो हमने किताबें पढ़ी है, गीतांजलि के वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में। सो इट इज नॉट दैट कि फॉर्मल एजुकेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, सो कैन से दैट फॉर्मल एजुकेशन नहीं था इनको, ठीक है, ये ओलंपिक गॉर्जेस को, बट समहाउ सम फ्रॉम समवेयर और अदर ही हैड मैनेज टू स्टडी, कुछ ना कुछ करके पढ़ाई कर ली उसने, ठीक है ना। तो 1791 में गॉर्जेस बिकेम पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रुथ एंड कॉल्ड इट टू बी अ सोशल क्लब, ये एक सोशल क्लब था, ठीक है। तो ये जो है वो वुमेन रिपब्लिकन वाली पार्टी की नहीं थी, शी वाज नॉट ऑफ दैट पार्टी, शी वाज फ्रॉम दिस पार्टी, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सोसाइटी था, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रूथ, ये किसके लिए लड़ता था? इट वाज एसोसिएशन व्हिच हैड द कॉमन गोल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका मेन एम क्या था? इक्वल पॉलिटिकल राइट शुड बी गिवन टू द वुमेन। So in 1791, in response to the Declaration of Right of Men and the Citizen, she wrote Declaration of Rights of Women and the Female Citizen, ठीक है ना। तो जब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ था, उसके साथ ही उसने क्या किया, उसने राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन के ऊपर अपना ये डिक्लेरेशन दिया, ठीक है, शी हैड रिटन दिस। अब देखो क्या है कि कल को मैं भी लिख दूं कि राइट्स ऑफ एलियंस, तो क्या वो अप्रूव हो जाएगा गवर्नमेंट में? नहीं ना, तो इट वाज नॉट अप्रूव्ड, शी हैड जस्ट रिटन, वाज इट अप्रूव्ड? नो, ठीक है ना। इन दैट पैम्पलेट शी एक्सप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द फेमस स्टेटमेंट, ठीक है, इन दैट पैम्पलेट शी एक्सप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द फेमस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था? अ वुमन हैज द राइट टू माउंट द स्कैफोल्ड, शी मस्ट पोजेस इक्वल द राइट टू माउंट द स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। मतलब क्या? स्कैफोल्ड का मतलब होता है अगर किसी वुमन ने क्राइम किया और मेन ने क्राइम किया, तो दोनों को आप सजा बराबर की दे रहे हो, वुमेन को भी गुलेटाइन किया जाता है, मेन को भी गुलेटाइन किया जाता है। तो इफ यू कैन माउंट अ वुमेन ऑन अ स्कैफोल्ड, देन शी मस्ट आल्सो हैव इक्वल राइट्स टू स्टैंड ऑन द स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। मतलब बेसिकली उसके राइट्स की बात हो रही है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब जैसे मैन को दिए जा रहे हैं, वुमेन को भी देना चाहिए। अगर आप सजा बराबर की देते हो तो राइट्स भी बराबर की दो। लॉजिक है बात में, वैसे आई एम नॉट सेइंग कि बात में लॉजिक नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड इन द फ्रेंच सोसाइटी एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये ओलंपस गॉर्जस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज शी इंपॉर्टेंट? बिकॉज शी वाज अ फेमिनिस्ट, शी ऑलवेज फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन,
ठीक है, and she had written this declaration right of the woman and female citizen, and she had given this famous statement: if a woman has the right to mount a scaffold, she must also possess equal rights to mount a speaker's platform. ठीक है, I hope यहाँ तक clear है. Now what happened? Events of revolution in 1791. अब याद है कल हमने ये पढ़ा था कि ये जो लुई 16 है, लुई 16 ने अपनी मिलिट्री भेजी थी, बट क्या वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ. ठीक है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों ने बैस्टिल को तोड़ के वुमेन वेपन्स ले लिया और वेपन्स के बाद इन्होंने जो है आर्मी से फाइट कर लिया. अब जो लुई था कुछ समय के लिए वो शांत हो गया. फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम साइलेंट, क्योंकि अब उसको पता है कि अब मैं कुछ करने जाऊंगा ये एकदम खतरनाक भड़के हुए आके मार देंगे फालतू में. ठीक है ना. सो व्हाट हैपेंड, अब जो लुई है, ये लुई ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा रहा था कि हाँ मैं भी तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ. ऊपर ऊपर से ऐसे दिखा रहा था, तो लोगों को लग रहा है कि सपोर्ट करेगा, बट अंदर अंदर से इसकी प्लानिंग चालू थी. तो इसने क्या किया, लुई ट्राई टू एक्सकेप टू ऑस्ट्रिया फ्रॉम फ्रांस. फ्रांस से ही ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश कर रहा था. क्यों कर रहा था? क्योंकि हमने देखा ना, कल कल मैंने बताया था शायद, इसकी जो वाइफ थी एंटोनिएट, ठीक है, उसका जो भाई था, एंटोनिएट का भाई, यस, तो उसका ससुराल था ना उधर, तो उसका जो ब्रदर इन लॉ था, ब्रदर इन लॉ मतलब एंटोनिएट का भाई, ठीक है, तो वो वहां का होली एम्परर था. ही वॉज द एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया, वो वहां का राजा था, यस, किंग ऑफ ऑस्ट्रिया था. ठीक है, तो उसको पता था कि अगर मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगा आई वुड गेट सपोर्ट फ्रॉम हिम. ठीक है ना. लेकिन क्या है कि ये जब भागने की कोशिश कर रहा था, इसको बॉर्डर पे ही पकड़ लिया. ठीक है ना. अर्लियर द पीपल थॉट दैट क्वीन लुई 16 वाज इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एज ही वाज शोइंग सपोर्ट इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये ऊपर ऊपर था. बट द इवेंट ऑफ हिज फ्लीइंग मेड द पीपल चेंज देयर माइंड. ये जब भागने की कोशिश की, इसको जो बॉर्डर पे पकड़ लिया, तब लोगों ने समझ लिया कि भाई ये हमारे तरफ नहीं है. ठीक है ना, ऊपर ऊपर से भाई दिखा रहा था ये, लेकिन अगर ये मान लेते ऑस्ट्रिया जाता, ऑस्ट्रिया से प्रूशिया जाता, तो वहां के लोगों को इकट्ठा करके हमारे ऊपर अटैक कर सकता था. लोग भी इतने बेवकूफ थोड़ी है. दे गॉट टू नो. अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक सिर्फ कॉमन मैन है, कॉमन मैन के पास कुछ हथियार वथियार आ गए, बट वी कैन नॉट फाइट अ प्रोफेशनल आर्मी. अगर ये ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया, प्रूशिया ने अटैक कर दिया, हम क्या करेंगे? हम लोग वैसे ट्रेन सोल्जर्स थोड़ी है. हमारी बात समझ में? So they thought he would seek outside help and bring army to crush the revolution. ठीक है ना. इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, बट ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बन रहे थे, तो उसमें से जो जेकोबिन्स थे, मेनली जेकोबिन्स एंड ऑल्सो सम स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड दिस आइडिया. जेकोबिन्स डिक्लेयर्ड दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि ऐसे राजा से कोई काम नहीं होने वाला, वी शुड हैव रिपब्लिक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनार्क एंड अ रिपब्लिक? ये बताया था मैंने उस दिन जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसमें रिपब्लिक टर्म आया था. क्या मतलब इसका? यस, रिपब्लिक मीन्स वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बाय हेरिडिटी. ठीक है ना, हेरिडिटी पोजीशन नहीं है वो. ठीक है, हेड इज टू बी इलेक्टेड. अरे प्रणव कब आया? 7:05. ओके, ठीक है, तो कुछ मिस नहीं हुआ ना? थोड़ी देर हम लोग रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन तक आ गया ना? ठीक है, चलो ओके. ठीक है, तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे डिमांड होने लगी कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या बनाना चाहिए, रिपब्लिक बनाना चाहिए. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे अभी भी नेशनल असेंबली जो है ये पावरफुल है. ये सारा आइडिया इनका है, इन्होंने टेनिस को तो करवाया, इन्होंने ये गवर्नमेंट बनाया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सो दे आर हैविंग मोर पावर. ठीक है ना. जेकोबिन एक छोटा सा क्लब है, डिमांड कर रहा है तो करने दो, क्या दिक्कत है? तो क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या नेशनल असेंबली को ही हमने कल देखा था, नाम चेंज हो गया था, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा नाम हो गया था. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइक दैट इन ब्रिटेन. जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे इनको यहाँ पे भी करना था. ठीक है ना. पीपल प्रोटेस्टेड. कौन है ये पीपल? ये जेकोबिन वाले और उनके सपोर्टर्स. अब इन्हीं का तो ज्यादातर वो है ना, दे वेर ऑफ द पुअर क्लासेस, तो पुअर क्लासेस का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जेकोबिन्स की बात सुनकर ये सारे लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो क्या हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली ने अपने नेशनल गार्ड्स भेज दिए. अब ये नेशनल गार्ड्स कौन है? हु आर दिस नेशनल गार्ड्स? बेसिकली देखो क्या है कि अभी भी देश किंग के ही अंडर में है ना,
ऑफिशियली अभी भी देखा जाए तो किंग है, इवन दो दे आर अ गवर्नमेंट, दे हैव फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, बट ऑफिशियली देश का हेड कौन है? अभी भी किंग ही है। इसका मतलब ऑफिशियल आर्मी ऑफ फ्रांस किसके हाथ में है? अभी भी किंग के हाथ में है। ठीक है ना? तो अभी किंग से लड़ने के लिए ये जो नेशनल असेंबली है, इनको भी तो एक आर्मी चाहिए ना। तो इसीलिए ये जो नेशनल असेंबली था, इन्होंने एक नेशनल गार्ड वो बनाया। ठीक है? दे मेड अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज़ नेशनल गार्ड्स। ये नेशनल गार्ड में जो हेड था, उसका नाम था मार्किस लफायेट। ठीक है? मार्किस लफायेट। ये जो मार्किस लफायेट है, इसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिकन्स की मदद की थी। तो हमने देखा था ना कि फ्रांस हेल्प देम। तो ये जो इंसान है, ही फॉट ऑन द साइड्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका की तरफ से लड़ा था। ठीक है ना? फ्रांस का था ये। तो ये जो है, इसने नेशनल असेंबली में जब आ गया तो उसने बोला कि मैं इस नेशनल गार्ड्स को हेड करूंगा। ठीक है? एंड विल फॉर्म दिस, क्या बोलते हैं, मिलिट्री एसोसिएशन। तो ये एक इनफॉर्मल आप बोल सकते हो। नेशनल गार्ड जो है नेशनल असेंबली का आर्मी है, बट इट इज नॉट द ऑफिशियल आर्मी ऑफ फ्रांस, बिकॉज ऑफिशियल आर्मी ऑफ फ्रांस इज स्टिल विद लुई 16। ये अभी भी लुई 16 के पास ही है। ठीक है ना? तो अब हुआ क्या? अब कहानी पे आते हैं। कहानी पे ये चल रहा था कि जैकोबिन ने रिपब्लिक की डिमांड की थी और नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की चाहता था। बराबर? तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो जैकोबिन के सपोर्टर टाइप के लोग थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, एंड व्हेन दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, नेशनल गार्ड्स को भेजे गए इनके प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए। सप्रेस किया, प्रोटेस्ट को मैसाकर कर दिया, मार-वार दिया सबको। ठीक है ना? तो एकदम सबको चुप बैठा दिया। ठीक है? कौन किया ये? नेशनल असेंबली ने किया। ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। द किंग इज नॉट हेल्पिंग। अरे किंग इनके फेवर में है क्या? इज द किंग इज एक्चुअली इन द फेवर ऑफ नेशनल असेंबली? वो तो खुद चाहता है कि मैं एब्सोल्यूट मोनार्की रखूं। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं चाहता। राइट ना? किंग को तो एब्सोल्यूट मोनार्की चाहिए। ही डज नॉट इवन वांट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वो काई को आएगा इधर सपोर्ट करने के लिए? ठीक है? ही डिड नॉट सपोर्ट। अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी नए लॉज बनाने होते हैं, हमारी बात करो, हमारे देश की बात करो। एनी चेंज टू बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी न्यू लॉ टू बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय whom? It is done by the parliament, right? If it is done by the parliament, then this parliament is called as what? They are called as the legislature। बराबर? तो अब इनका जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन चुका, इसका मतलब आप जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से करेंगे। ठीक है ना? नाउ दिस नेम चेंज टू लेजिस्लेटिव असेंबली। वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वही है। अभी लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुका है। ठीक है ना? नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, दे चेंज देयर नेम टू लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ, बिकॉज वी आर द लॉ मेकर्स। वी आर नॉट द हेड, वी आर नॉट द एग्जीक्यूटिव, वी आर द लॉ मेकर्स। हम लोग लॉ बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। हेड कौन है इनके हिसाब से, नेशनल असेंबली के हिसाब से? हु इज द हेड? किंग इज द हेड, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इज द हेड। बराबर? तो दे सेड कि वी आर द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? वी आर द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड फॉर अस द किंग इज स्टिल द हेड ऑफ द कंट्री और स्टिल द हेड ऑफ द क्या बोलते हैं, एम्पायर। ठीक है ना? तो क्या हुआ, सितंबर 1971 में लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी। ठीक है? दे रिस्टोर्ड द किंग एज द हेड ऑफ द स्टेट। इन्होंने किंग को जो है घोषित कर दिया कि तुम हेड हो। ठीक है? एंड दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी नाउ। ठीक है ना? अब लेकिन ये जो सिस्टम है ये 1 साल के अंदर फेल हो गया। दिस सिस्टम फेल्ड विद इन 1 ईयर। ठीक है ना? क्यों हुआ ऐसा फेल? दिस फेल्ड ड्यू टू द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज लाइक जैकोबिन्स एंड गिरोंडियंस। अब देखो, हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अंडर में एक गवर्नमेंट बनेगी जो इलेक्शन से आएगी। बराबर? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अंडर में गवर्नमेंट होगी, ये इलेक्शन से आएगी। और ये इलेक्शन से आने वाले जो सरकार में लोग होंगे, ये कहाँ के होंगे? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, जिसमें जैकोबिन्स भी होंगे, ग्रियोंडियंस भी होंगे, ऐसा होगा। ठीक है ना? अब देखो, एक टाइप का इलेक्शन होता है, बहुत सारे टाइप के इलेक्शन होते हैं, मैं एक टाइप बता रहा हूँ। एक टाइप का इलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस अ कंसेप्ट, समझ लो। ठीक है ना? व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? बेसिकली मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है, हम लोग अपने
सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए इजी बनाते हैं इसको। बीजेपी है, कांग्रेस है, और मान लेते हैं समाजवादी पार्टी है। ठीक है, वी हैव 30 सीट्स। सरकार में कितने सीट्स है? 30 सीट्स है। ठीक है ना। अब टोटल लोग कितने हैं? 100 लोग हैं। 100 people are there who will be electing amongst the 3 political parties for 30 seats, 30 सीट्स में जाने के लिए। अब 100 लोगों में से 48 लोगों ने बीजेपी को वोट किया, 100 लोगों में से 45 लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, और कितना हो गया ये? 80, 88, 93, 7 लोग ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। अब क्योंकि यहाँ पे फिगर मैंने 100 ही लिया है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज भी है। इसका मतलब 48% पीपल वांटेड द बीजेपी, 45% पीपल वांटेड कांग्रेस, 7 पीपल वांटेड समाजवादी पार्टी। बराबर। आपको क्या लगता है ये 30 सीट्स किसको मिल जाएंगे? हु शैल गेट दिस 30 सीट्स? यस, यस। सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग बीजेपी एंड ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो 30 सीट्स है, ये 30 सीट्स कैसे डिवाइड होगा? तीनों में डिवाइड होगा। कैसे तीनों में डिवाइड होगा? आउट ऑफ दिस 30 सीट्स, ठीक है, 30 सीट्स इज 100% मानो। if 30 seats is equal to 100%, then इस 30 सीट्स का 48% कितना होगा? दैट विल बी बीजेपी सीट। 30 का 48% सीट जो है बीजेपी ले लेगा, 30 का 45% सीट जो है कांग्रेस ले लेगा, और 30 का 7% सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ले लेगा। दैट मीन्स द गवर्नमेंट दैट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर विल बी 7% समाजवादी, ठीक है ना, 48% का बीजेपी, ये समाजवादी हो गया, ये बीजेपी हो गया, एंड द रेस्ट विल बी ऑफ कांग्रेस। दैट मीन्स अ गवर्नमेंट हैविंग ऑल द 3 पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी देखो, क्योंकि क्या हो रहा है, वेरियस डिफरेंट डिमांड्स मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज लाइक जैकोबिन्स एंड ग्रियोंडेंस। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अंडर में जो सरकार बनी है, ये सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है ना, देयर इज नॉट वन पॉलिटिकल पार्टी ओवर देयर। ठीक है ना, इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जितने प्रपोर्शन में आपको वोट मिलेगा, उतने प्रपोर्शन में आप वहां पे जाकर रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये सिस्टम चल नहीं पाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऊपर जाके बैठ गया, लेकिन इसको तो गवर्नमेंट की बातें फॉलो करनी है। तो जैकोबिन्स के अलग डिमांड थे, ग्रियोंडेंस के अलग डिमांड थे। हमने देखा ना, इनका आइडियोलॉजी अलग था। एक रेडिकल रिफॉर्म्स चाहता है, दूसरा लिबरल है। ठीक है ना, ग्रेजुअल चेंजेस चाहता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नाउ ये आपस में झगड़ रहे थे। इधर ग्रियोंडेंस और जैकोबिन्स आपस में झगड़ रहे थे, गवर्नमेंट के अंदर फाइट चल रहा है। दूसरे तरफ ये जो लुई 16 है, इसने मौके का फायदा उठाया। इसने सीक्रेटली जो है, इसने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से मदद मांगी। ठीक है ना, सीक्रेटली इसने क्या किया, ही ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम ऑस्ट्रियन प्रूशिया। उसने नेबरिंग किंग्स को इकट्ठा करने की कोशिश की। नेबरिंग मोनार्क जो थे ना, नेबरिंग मोनार्क भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। व्हाई वर द नेबरिंग मोनार्क सपोर्टिंग देम? देख लेते, मैप पे जाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा किंगडम ऑफ फ्रांस। नेबरिंग यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे प्रूशिया है, यहाँ पे हैंसबर्ग है, यहाँ पे जो इटली है, सर्डानिया पोर्टलैंड। ठीक है, तो ये जो सारे नेबरिंग एरियाज के किंग्स थे, इन लोगों को भी लग रहा था कि यार यहाँ पे जिस तरीके से फ्रांस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो भूत सवार है ना, धीरे धीरे यहाँ पे भी आ सकता है। हम लोगों के ऊपर भी यही हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे फ्रांस में इसकी मदद नहीं की, तो जिस तरीके से ये राजा को उठाकर फेंक देंगे, कल को हमारे लोग भी हमारे तरफ विद्रोह कर देंगे। तो दिस किंग्स वर आल्सो स्कैर्ड कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए सब लोग जो है, ये फ्रांस के किंग के तरफ हो गए, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और बाकी सारे जो भी नेबरिंग किंग्स थे। दे ऑल सेड कि वी मस्ट हेल्प द किंग ऑफ फ्रांस, अदरवाइज द सेम ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय द पीपल ऑफ आवर नेशन। समझ आ रही बात? इसलिए सब लोग जो है इकट्ठा हो गए और राजा की मदद के लिए तैयार हो गए। ठीक है ना, अब देखो, अब आएगा मजा। ये लोग इतने आसानी से हार थोड़ी मानने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सीक्रेटली जो है, सीक्रेटली उसने इनसे मदद मांगी। नेबरिंग मोनार्क ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग स्केर्ड। ठीक है, कि ये जो रेवोल्यूशनरी फीवर है, जो फ्रांस को बुखार चढ़ा है, ये बुखार हमारे पास ना आ जाए। ऑस्ट्रियन प्रूशिया डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर फ्रांस, फ्रांस मोनार्की, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिक्लेरेशन ऑफ लिनिट्स, पेलनिट्स। ठीक है, पेलनिट्स डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। एक जगह है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में एक जगह है पिलनिट्स नाम की। उस पिलनिट्स में इन्होंने डिक्लेरेशन किया कि
we are going to, Austria and Prussia are going to support the king of France. People of France were scared as if they all attack together. अगर ये सारे लोग मिलकर अटैक करेंगे हम पे तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि हम पे अटैक हो और हम डिफेंड करें, उससे अच्छा एक काम करते, गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते और इनके अटैक करने से पहले हम जाकर अटैक कर देते। हरी बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम पे अटैक हो और हम इसको डिफेंड करें, उससे अच्छा हम पहले जाके अटैक कर देते। ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग विल स्टार्ट ऑफेंसिव। दे वेंट एंड अटैक ऑस्ट्रियन प्रूशिया। जो भी उनके पास आर्मी थी ना, नेशनल गार्ड्स की आर्मी, इन सबको लेके गए और इन्होंने जो ऑस्ट्रिया प्रूशिया को, मतलब वो लोग तैयार नहीं थे, दे वर नॉट रेडी फॉर दिस अटैक। सडन अटैक हो गया तो वो लोग भी डिफीट हो गए। तो ऑस्ट्रिया प्रूशिया में किसी तरह इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करके अप्रैल 1972 तक इन सबको चुप करवा दिया। तो क्या ये लेजिस्लेटिव असेंबली चल पाया? नहीं चल पाया ना। ये किंग जो है खुद गद्दार निकला, ये आपस में लड़ने लग गए, जैकोबिन्स, ग्रियोंडिन्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये जो लेजिस्लेटिव है ये कुछ चला नहीं, 1 साल के अंदर ये फेल हो गया। ठीक है ना? तो ये जो है ये अब ज़्यादा नहीं चलने वाला। तो इन द लेटर हाफ ऑफ 1792 व्हाट हैपेंड? ठीक है, अगस्त में किंग एंड द फैमिलीज वेर अटैक बाय द रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब कौन है? जैकोबिन्स है। ठीक है ना? तो जैकोबिन्स ने जो है किंग को अटैक किया। किधर? पेरिस में, क्योंकि अब हमने पढ़ा था ना कि पेरिस में आ चुका है अभी किंग तो। ठीक है? मोनार्की वाज सस्पेंडेड। ठीक है? किंग हैड ट्राइड टू सीक हेल्प फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, दैट इज व्हाई नाउ दे हैव नो बिलीव इन द किंग। किंग के अंदर कोई बिलीव ही नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी अब घुटने टेक दिया, उसने देख लिया कि हाँ भाई हमने राजा के ऊपर ट्रस्ट किया और इसने जो है गद्दारी कर दी हमारे साथ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी अपने आप को सस्पेंड कर देता है, बोलता है ठीक है अब तुम जैसा समझो करो। ठीक है? तो नाउ अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नाउ देयर विल बी नो मोनार्की, रिपब्लिक वो आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा। ठीक है? तो एक बार रिपब्लिक हो गया तो इलेक्शन अनाउंस हो गए कि अब जो है हम लोग अपने देश के राजा को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ 1 ईयर रूल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंडेड टोटली। ठीक है? तो अब क्या बनने वाला है? अब फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज नाउ रिपब्लिक। हम लोग रिपब्लिक देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक आ जाएगा। बट ये आने के बीच में भी कुछ कहानी हुई है, देखते हैं क्या हुआ अब। ठीक है? ये हो गया, ये पढ़ लिया हमने। नाउ किंग लुई वाज पुट टू ट्रायल एंड लेटर सेंटेंस टू डेथ बाय द जूरी। ठीक है? हु मेड दिस चेंजेस? ये जैकोबिन्स, ग्रियोंडिन्स, ये लोग मिलके ये डिमांड डिमांड कर रहे थे ना कि रिपब्लिकनिज्म आ जाए। ठीक है ना? तो क्या हुआ, ये जो किंग लुई है, ये किंग लुई को क्या बोलते हैं, सेंटेंस कर दिया कि आपने जो है देश के साथ गद्दारी की है, इसीलिए ही वाज पुट टू ट्रायल। इसके ऊपर कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा एंड जूरी ने डिक्लेयर किया कि विल पुट यू टू डेथ। देश के साथ गद्दारी करने के लिए मौत की सजाए, मौत हो जाएगा इसका। ठीक है ना? अब किंग लुई वाज गुलेटाइन्ड। अब जब इसको गुलेटाइन करने का फैसला लिया गया ना, जब इसको गुलेटाइन करने का फैसला लिया गया, उस टाइम पे ये जो लेडी थी ना, याद है, ओलंपे दे गॉर्जेस, ये आ गई सपोर्ट में। ठीक है? नाउ शी केम इन द सपोर्ट। इसने कहा कि इसको गुलेटाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो क्या हुआ, गॉर्जेस अपोज द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वीन, ये व्हाट इज जूरी? आपने रुस्तम देखा है? रुस्तम, हैव यू सीन रुस्तम? यस। तो रुस्तम में देखो, कोर्ट में जज बैठता है, लेकिन जज का फैसला ही सब कुछ नहीं होता। वहां पे एक जूरी बैठती है, 8 लोगों की जूरी। ठीक है ना? और जूरी का फैसला जो है, वो फैसला वहां पे जो जज बैठता है उसको वो सुनाता है। तो बेसिकली सारे डिसीजन जूरी करते हैं और फाइनली वो जो जूरी का फैसला होता है उसको जज सामने सुनाता है। अभी तो जूरी का रूल नहीं है इंडिया में, अभी तो जज ही फैसला सुनाता है। बट पुराने जमाने में ना जज सिर्फ नाम के लिए रहता था, वो सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए होता था। ऐसा कुछ नहीं है ऑड नंबर में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? इट कैन बी ऑफ एनी नंबर। ठीक है? अगर इक्वल वोट्स हो जाएंगे, अगर मान लेते इवन नंबर है, 4-4 हो गया मान लेते 8 में से, देन जो जज का फैसला होगा दैट विल बी द टाई ब्रेकर। ठीक है? ऐसा था, पुराने जमाने में था, तो ये पुराना जमाना ही है। ठीक है? ये पुराना जमाना है। ठीक है? तो जूरी ने तो कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, सजाए मौत दे दी। ठीक है? लेकिन ये जो गॉर्जस थी, इसने अपोज किया, इसने कहा कि
ये किंग लुई को जो है सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों किया इसने? इसके दो रीजन है। पार्टली बिकॉज शी वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। व्हाट इज अ कैपिटल पनिशमेंट? ऐसे किसी को सजाए मौत देना एक कैपिटल पनिशमेंट माना जाता है, हमारे इंडिया में भी माना जाता है। ठीक है, तो इसको कैपिटल पनिशमेंट पसंद नहीं था कि किसको यार मार दो, आप उसको जिंदगी भर के लिए जो है जेल में डाल दो, या देश निकाला कर दो, देश से बाहर कर दो, ये सब चलेगा। बट क्या है कि कैपिटल पनिशमेंट इसको पसंद नहीं था। ठीक है, तो ये क्या है कि पार्टली बिकॉज शी वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, एंड पार्टली बिकॉज शी वाज सपोर्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये सपोर्ट करती थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। सो बिकॉज ऑफ दैट शी वांटेड लुई 16 टू स्टे। ठीक है ना। इन दिसंबर 19 नहीं, ये 1792 होगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, दिस शुड बी 1792 व्हेन लुई 16 about to be put on trial, she wrote to the legislative assembly offering to defend him। ठीक है ना, तो जब इसको ट्रायल पे पुट किया था, तब उस टाइम पे कोर्ट में जब फैसला सुनाया जाएगा तो वकील तो होगा ना, तो गॉर्जेस ने कहा कि आई विल डिफेंड हिम, मैं उसकी लॉयर बन जाऊंगी। ठीक है ना, तो ये जब लुई 16 को डिफेंड करने के लिए तैयार हो गई ना, तो जो रेडिकल्स थे, जो जेकोबिन वाले थे, इनको आ गया गुस्सा, ये क्यों जा रही है इतना सपोर्ट करने इसको, इसको क्या इतनी पड़ी है। ठीक है ना, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या था इन द कोर्ट? व्हाट वाज हर आर्ग्यूमेंट? उसका आर्ग्यूमेंट था ही इज गिल्टी एज अ किंग। ठीक है ना, उसने गलती की है लेकिन राजा के हैसियत से की है। ठीक है ना, लेकिन ही इज इनोसेंट एज अ मैन। ये तो ऐसी बात हो गई, जिसको ऐसा होगा कि कैप्टन ने खराब डिसीजन लिए जिसकी वजह से इंडिया मैच हार गई है। लेकिन नहीं नहीं, बंदा तो बहुत अच्छा बंदा है, वो कैप्टन खराब था, तो कैप्टन को सजा दो, बंदे को क्यों दे रहे हो सजा? तो बात ऐसी हो गई ना कि देश में, हाँ, माखन चोर है लेकिन कृष्णा है, हाँ राइट, ऐसे ही कुछ। चोर है तो क्या हुआ, है तो कृष्णा, समथिंग लाइक दैट। सो ही वाज गिल्टी एज अ किंग बट इनोसेंट एज अ मैन। अरे किसको सजा दे, कैसे दे? तो इसलिए ये कहती है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। ठीक है, मतलब आप तो ये कर दो, कल को अगर प्रेसिडेंट ने कुछ कर दिया और ये वो प्रेसिडेंट दोषी है, इंसान तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो जो भी है ऐसा उसका आर्ग्यूमेंट था उधर। ठीक है, तो इसीलिए वो कहती है ही मस्ट बी एक्साइल्ड बट नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ही मस्ट बी एक्साइल्ड बट नॉट एग्जीक्यूटेड। बट क्या उसकी बात मानी गई? कोई लॉजिक ही नहीं था, कौन मानेगा उसकी बात? तो अब इसी बात है, उसकी बात नहीं मानी गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर जेकोबिन बड़े गुस्से में आ गए। ठीक है, ऐसे एक तो फालतू के आर्ग्यूमेंट दे रही है, और दूसरा जो है, इसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, मतलब दिख रहा ही है इसको पूरे टाइम में, ये है लुई 16। ठीक है, खा खा के फूल गया एकदम। ठीक है, ये लुई 16 है, इसको गुलेटाइन में डाला, और गुलेटाइन में डालने के बाद ये जेकोबिन वाले, जेकोबिन ऐसे उसका सर लेकर घूम रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे सबके सामने, मास के सामने जो उसका सर दिखा रहे हैं। अब जब ये हो गया ना, तब ये जो गॉर्जेस है, इसने बहुत ज्यादा अगेंस्ट द रेडिकल रिफॉर्म्स लिखना स्टार्ट कर दिया। शी स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन दिस रेडिकल रिफॉर्म्स, अगेंस्ट दिस रेडिकल रिफॉर्म्स। इससे जेकोबिन्स को और गुस्सा आ गया। ठीक है ना, ये जो है अपने आर्टिकल्स में मतलब क्रिटिसाइज करते रहती थी जेकोबिन्स को। ठीक है, तो ये जो है, ये ये मतलब एक डॉक्यूमेंट है उसकी लिखी हुई। इसका नाम ना तो मैं पढ़ पाऊंगा ना तो आप पढ़ पाओगे। लेस ट्रॉइस ओन्स ऑल, जो भी है। ठीक है, वॉट एवर इट इज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज, बट इतना समझ लो, इट इज अगेंस्ट द रेडिकल रिफॉर्म्स। जब ये रेडिकल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में हो गए तो जेकोबिन्स को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। ठीक है ना, अब जेकोबिन्स पावर में आने वाले थे। नाउ द जेकोबिन्स वेर कमिंग इनटू द पावर, क्योंकि नेशनल असेंबली सस्पेंड हो चुकी है। जब नेशनल असेंबली सस्पेंड होगी तो फिर क्या होगा? इलेक्शंस होगा। इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन में जीतेगा वो बन जाएगा वहां का हेड, एक तरीके से, है ना। तो अब जब इलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिलने वाले हैं? जेकोबिन्स को, क्योंकि वो लोग गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों की संख्या ज्यादा है। तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि दैट जेकोबिन्स आर गोइंग टू कम टू द पावर। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्शन हुए, जेकोबिन्स जीत गए, तो जेकोबिन ने सबसे पहला काम किया कि इस आर्टिकल के लिए गॉर्जेस को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये जो ओलंपस गॉर्जेस है, इसको इसके लिए गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर ट्रायल हुआ एंड शी वाज फाउंड टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई शी वाज ट्राइड एंड पुट टू गुलेटाइन। ये इसकी इसके गुलेटाइन के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये गॉर्जेस है एंड ये उसका गुलेटाइन का वो है। नाउ आफ्टर सम टाइम शी विल बी नो मोर। ठीक है, तो इसको अरेस्ट किया एंड इसका भी एग्जीक्यूशन करवा दिया। किसने? किसने करवाया?
जेकोबिन्स ने। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये हो गई एक कहानी। अब वापस से पीछे आओ, फिर से पीछे आओ। अभी तक लुई मरा नहीं है, मतलब हम लोग वहां पहुंच गए, फिर से पीछे आ गए। अब जो लुई था, इसके लिए एक डिफेंडर तो कौन होगी? ये ओलंपस दे गॉर्जेस होगी, ठीक है ना, एक की बात हमने कर ली। दूसरा जो है, अब जितने भी आसपास के नेबरिंग कंट्रीज थे, सभी को यही फियर था कि अगर राजा को मार दिया, बस कल को तो फिर हमें भी मार देंगे। होता है ना कि मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, तीनों के हाथ में मोबाइल है। मम्मी आके बोलती है बेटा मोबाइल दे दो, इतना नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना, तो कोई नहीं सुनता। मम्मी एक को चाटा मारती है, तो बाकी दोनों चुपचाप दे देते हैं कि यहाँ ये लो ये लो। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इसको सजा हो गई, इसको अगर मार दिया, तो ब्रिटिश, डच, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इन सब में भी तो सेम वैसे ही राजा है। तो कल के दिन तो इनके सारे लोग भी इनको आके मार सकते हैं। तो इनको आ गया डर, तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। व्हाट विल डू, विल कम टुगेदर, सारे कंट्रीज इकट्ठा हो गए, ठीक है। दे वांटेड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लुई 16, ठीक है, एंड फॉर दैट दे फॉर्म्ड अ कोलिजन एंड दे लॉन्च्ड अ वॉर ऑन दिस फ्रेंच पीपल, दिस कॉल्ड एज द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिजन। वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिजन, कोलिजन मतलब इकट्ठा होना। तो ब्रिटिश, डच, स्पेन, ऑस्ट्रिया ये सब इकट्ठा हो गए, एंड इन्होंने जो है एग्जीक्यूशन को रोकना चाहा। सक्सेसफुल तो ये भी नहीं हुए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अब इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी, इतने सारे मासेस, अब सब लोग जो है अगेंस्ट में थे इन सबके। तो चाहे कितना भी कोलिजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। यहाँ के लोग जो है उनसे भी जीत गए। फर्स्ट कोलिजन वॉर में भी फ्रांस की विक्ट्री हुई, ठीक है ना। तो ना तो गॉर्जस बचा पाई, और ना तो ये फर्स्ट कोलिजन वॉर बचा पाया, ठीक है ना। तो फिर इसका फाइनली क्या हो गया? किंग लुई 16 का गुलेटाइन हो गया, मर गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म, लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म, ठीक है। अब किसका राज चलने वाला है? गुंडा राज चलने वाला है अब, ठीक है। क्यों गुंडा राज बोल रहा हूँ देखेंगे, अब थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो जब फर्स्ट कोलिजन वॉर हो रहा था ना, तो उस टाइम पे सारे के सारे जो लोग थे, ठीक है, सारे के सारे जो लोग थे, ये लोग सब सड़कों पे उतर आए थे इस फर्स्ट कोलिजन वॉर से लड़ने के लिए। जब वो लोग रास्ते पे उतर आए, तो उन्होंने एक गाना गाया जिसको बोलते हैं ले मार्सेलिस। मार्सेलिस नाम की एक जगह है, ठीक है। तो आज के डेट में ये उनका नेशनल एंथम है। तो दे स्टार्टेड सिंगिंग दिस सॉन्ग इन क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू गो फॉर अ वॉर। इट वाज लाइक अ मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर देम। सो एज इट वाज सung ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल, हेंस इट इज मेड एज देयर नेशनल एंथम टुडे, ठीक है। किसने लिखा था इसको? क्लॉड दे लिसल, ठीक है, क्लॉड दे लिसल, ठीक है, इसने लिखा था। रेवोल्यूशनरी सॉन्ग फॉर रैलिंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड अदर इन्वेडर्स। तो जब ये लोग कोलिजन वॉर के लिए जा रहे थे, तब ये गाना गाया गया था। संग बाय सोल्जर्स मार्चिंग फ्रॉम मर्सालिस, मर्सालिस से जब जा रहे थे तब गाना गाया गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से कहानी पे। अब कहानी यहाँ तक पहुंच गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अबॉलिश हो चुका है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली अबॉलिश हो चुका है, और अब रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गया है। अब ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है, इट वाज स्टिल प्रोपोर्शनल इलेक्शन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब गवर्नमेंट में वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद एक नेशनल कन्वेंशन बना, दिस इज द गवर्नमेंट्स नेम। ये जो रिपब्लिक है ये तो टाइप है, गवर्नमेंट का नाम क्या था? गवर्नमेंट का नाम था द नेशनल कन्वेंशन। जैसे सबसे पहले नेशनल असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद ये थर्ड गवर्नमेंट है, इसका नाम है द नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। पहले नेशनल असेंबली का गवर्नमेंट आया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का गवर्नमेंट आया, अब ये तीसरा गवर्नमेंट है। टाइप क्या है इसका? रिपब्लिक, बट नाम क्या है गवर्नमेंट का? द नेशनल कन्वेंशन। अब इसमें भी जो गवर्नमेंट बनी, इट वाज नॉट द ओनली गवर्नमेंट ऑफ जेकोबिन्स, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इधर। तो दैट इज व्हाई इवन द ग्रियोंडेंस वर देयर इन दिस गवर्नमेंट, बट अभी प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब क्या, ज्यादा नंबर किसका है? जेकोबिन्स का है। कम नंबर किसका है? ग्रियोंडेंस का है, ठीक है ना। सो नाउ दिस नेशनल कन्वेंशन वाज सेट अप इन द ईयर 1972, नहीं 1792, सॉरी 1792 में ये बन गया, ठीक है ना। तो ये नेशनल कन्वेंशन कब बना? सितंबर 1792 में बना, और ये अक्टूबर 1795 तक चलने वाला है, करीब करीब 3 साल चलने वाला है ये, ठीक है ना। अब इसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टी कौन सा है? जेकोबिन्स है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्रियोंडेंस है, ठीक है ना। तो दिस वाज द थर्ड गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय एक्सटेंडिंग द सफरेज टू ऑल मेल्स ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे जो वोटिंग राइट था, पहले वोटिंग राइट तो हमने देखा था ना, बहुत कम लोगों को था,
3 दिन से ऊपर का टैक्स भरने वालों को था, है ना, जो एक्टिव सिटीजन है सिर्फ उनको था पिछले बार वोटिंग का राइट। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर में जो गवर्नमेंट बनेगी उसके वोटिंग के लिए, ठीक है ना। बट इस बार ये जो नेशनल कन्वेंशन के लिए जो वोटिंग होगी, इस वोटिंग के लिए सारे मेल्स आ सकते हैं। आप टैक्स भरते हो नहीं भरते हो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सारे मेल्स अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स वेर अलाउड टू वोट इन दिस, ठीक है ना। तो दिस इज द थर्ड गवर्नमेंट विच वाज रिपब्लिकन टाइप, मोनार्की वाज अबॉलिश्ड एंड ट्रू रिपब्लिक वाज मेड इन दिस। अब जैसे हमारा भी जो देश है, हमारे देश में भी जैसे प्रधानमंत्री जी जो है ना, प्रधानमंत्री जी के अंडर में कैबिनेट काम करते हैं, इनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे 20-25 लोगों का एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो गवर्नमेंट बना, इस गवर्नमेंट के अंडर में भी एक स्मॉल ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। So you can compare this with our cabinet ministers. एक पब्लिक सेफ्टी का जो ये कमिटी बना है, इट इज इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स दैट वी हैव टुडे। ये जो ग्रुप था, इट वाज गिवन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द कंट्रोल ऑफ ऑल द मेजर डिसीजंस टू बी मेड। हमारा कैबिनेट मिनिस्टर भी वही करता है, सारे मेन जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सब कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ के लेते हैं। वो तो नाम के लिए लोकसभा राज्यसभा है, सारा डिसीजन ये लोग लेते हैं, 20-25 लोग वही देश को चलाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे नाम के लिए गवर्नमेंट है नेशनल कन्वेंशन, बट अंदर एक स्मॉल ग्रुप बना हुआ है जिसको बोलते हैं कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो इनका काम क्या है, इनका काम है सारा का सारा मेजर डिसीजन लेना और उसको एग्जीक्यूट करना। नाउ दिस कमिटी वाज डोमिनेटेड बाय द जैकोबिन्स। व्हाई? बिकॉज दे हैड मोर नंबर्स, ठीक है, उनका प्रोपोर्शन ज्यादा था। बट हाउएवर ग्रियोंडेंस वर आल्सो देयर। ग्रियोंडेंस के अगर 2 मेंबर है तो इनके 10 मेंबर है, ऐसा चल रहा है। हरी बात समझ में? अब हुआ क्या? अब हुआ ये, फ्रॉम द पीरियड ऑफ जून 1793 टू जुलाई 1794, मैक्समिलियन रॉबespierre, ठीक है, मैक्समिलियन रॉबespierre हु वाज द हेड ऑफ जैकोबिन्स, नाउ किल्ड enemies of the revolution. Who are the enemies of revolution? Whosoever went against the radical reforms. जो भी radical reforms के अगेंस्ट में जाएगा वो जो है enemy of revolution कहलाएगा, ठीक है। मतलब रेवोल्यूशन के लिए ये इंसान सुटेबल नहीं है, गद्दार है ये, तो सबको गद्दार कहला के इनको मार देता। 16,000 लोगों को इसने गुलिटाइन पे चढ़ा दिया। अब कौन थे ये 16,000 लोग? मोस्टली ग्रियोंडेंस थे, they were mostly Griondins. And even in the last days of this Olympus de Gorges, she was also a supporter of Griondins. Last days में, पहले तो वो जो फ्रेंड्स ऑफ ट्रुथ वो वाला सोसाइटी था उसमें थी, बट बाद में वो भी ग्रियोंडिन की सपोर्टर बन गई थी, ठीक है ना। तो देखो इसीलिए उसको भी ना 1793 में ही तो गुलिटाइन किया है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे गुलिटाइन का डेट देखो, इसका 1793 है, बराबर। So now what happened is, ये जो रॉबespierre है, even though the government is having Girondins as well as Robespierre, ये Jacobins, even though it was a mixture, but main control was in the hands of the Jacobins because they had more numbers in the government, ठीक है। Hence this period is called as the reign of terror, ठीक है, हिंदी में बोले तो गुंडा राज, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो एक साल था, ये एक साल बहुत ही खतरनाक रहा। 16,000 enemies of the revolution were guillotined. Mainly they were Girondins. ठीक है। उसके बाद ये जो क्वीन लुई की जो वाइफ थी, मैरी एंटोनिएट, इसको भी मार दिया, इसको भी गुलिटाइन कर दिया। चर्चेस वेर क्लोज डाउन और दे वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बोले कि कोई क्लर्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग बराबर के रैंक के होंगे। अब कोई जो है अपर क्लास, कोई लोअर क्लास नहीं, मिडिल क्लास में भी 2 सेक्शन, बर्ग्यूज एंड ये नहीं, सब बराबर, एवरी वन हैज टू बी सेम, ठीक है ना। ही ऑल्सो अबॉलिश द सेविलरी, ये जो स्लेव्स थे, इस स्लेवरी को भी पूरे तरह से अबॉलिश कर दिया गया। बाद में तो नेपोलियन ने आके फिर इसको रीइंस्टॉल किया, वो बात की बात है, बट अभी के लिए जो है स्लेवलरी अबॉलिश हो गई थी। स्लेवलरी वाज अबॉलिश्ड इन द कंट्री, ठीक है। सबको बराबर बराबर सब कुछ मिलना चाहिए। नाउ अ न्यू कैलेंडर वाज मेड, एक नया कैलेंडर बनाया था। एक दिन में 24 घंटे नहीं, 10 घंटे होंगे। 100 मिनट का 1 घंटा होगा, 60 मिनट का नहीं। एक वीक में 7 दिन नहीं होंगे, 10 दिन होंगे। तो क्यूमुलेटिवली आप देखोगे ना, तो उतना ही टाइम होगा। हम लोग 7 दिन, 24 घंटे और क्या बोलते हैं, 7 नहीं 60 मिनट इन आवर, इसको मिलाकर एक हफ्ते में जितना टोटल आवर्स होता है ना, इसको भी मिलाओगे तो उतना ही होगा। इसको तो नहीं चेंज कर सकता वो, बट क्या है कि उसी को उसने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक दिन में 24 के बदले 10 घंटे, 1 घंटे में 100 मिनट,
ठीक है ना, और एक वीक में 7 के बदले 10 दिन, तो इस तरीके से सब एडजस्टमेंट किया उसने, ठीक है ना। पता नहीं क्यों किया, अब क्यों किया क्या पता, उसको क्या करना था इससे क्या पता, बट न्यू कैलेंडर लाया उसने, ठीक है ना, ऐसा चेंज कर दिया। फूड शॉर्टेजेस वर ड्यू टू वॉर, ठीक है, उसने कहा कि ये जो फूड शॉर्टेज है ये किसके वजह से हुआ है, वॉर के वजह से हुआ है। अब जितना बचा उचा खाना है इससे सबको चलाना पड़ेगा। अब क्योंकि फूड लिमिटेड है इसलिए सबको बराबर बराबर सब कुछ मिलेगा, किसी को ब्रेड के अलग अलग टाइप्स नहीं मिलेंगे। अब जैसे आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे अपने पास व्हीट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, उसके बाद अपने पास मल्टीग्रेन ब्रेड है और अपना एक वाइट ब्रेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इतने सारे टाइप्स इनसे भी ज्यादा थे इनफैक्ट। यूरोपियंस का स्टेपल फूड ब्रेड है, ठीक है ना, यूरोपियंस का स्टेपल फूड ब्रेड होता है, वो अलग अलग टाइप से खाते हैं उसको, बन बना के खाते हैं, अपने तरह ब्रेड से खाते हैं, या अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं ब्रेड्स का ही। तो देयर वर वेरियस टाइप ऑफ ब्रेड्स। जेकोबिन ने बोला नहीं, सब लोग सेम टाइप के ब्रेड खाएंगे, सबको व्हाइट ब्रेड ही मिलेगा। तो बोला, क्यों भाई, मैं ज्यादा पैसे देना है, चुप बैठ, चुपचाप से ब्राउन ब्रेड ले, ये व्हाइट ब्रेड ले, सबको बराबर, ठीक है ना। इसने क्या कर दिया, हाँ सोशलिज्म टाइप का बोल सकते हो, ये उससे भी खतरनाक था, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए ज्यादा या कम सैलरी नहीं। इधर एक डॉक्टर को अगर 1 घंटे का 100 रुपये मिल रहा है, तो एक झाड़ू मारने वाले को भी 1 घंटे का 100 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। कोई ऊंच नीच नहीं, सबको सब कुछ बराबर, सारे काम बराबर है, ठीक है ना। प्राइस रेगुलेशन करने लग गया, हर चीज का दाम सेम होगा, 1 kg तेल 1 kg पेट्रोल दोनों सेम, ठीक है ना, या 1 kg शुगर 1 kg सोना सब सेम। हरी बात समझ में, तो पागल बोलो जो भी बोलो, जो भी है ऐसा सब कुछ हो गया, प्राइस रेगुलेशन सब कुछ सेम करना है इसको, ठीक है ना। जेकोबिन्स वेयर बैंड एंड रॉबेस्पियर वाज हिमसेल्फ एग्जीक्यूटेड बाय हिज ओन पीपल, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था उधर, ठीक है, दिस वाज ऑल गोइंग ऑन। तो उसके जो खुद के लोग थे वो सब भी पागल हो गए, क्या है यार ये रॉबेस्पियर पागल तो नहीं हो गया। तो उसके खुद के लोगों ने जो है, फाइनली पीपल गॉट सिक ऑफ जेकोबिन्स, देन जेकोबिन क्लब वाज टोटली बैंड एंड रॉबेस्पियर वाज गुलिटाइन्ड। अब जब जेकोबिन को बैन कर दिया तो नेक्स्ट मेजर पार्टी कौन है, नेक्स्ट मेजर पार्टी कौन है, ग्रियोंडेंस है। तो ये जो ग्रियोंडेंस थे, ये ग्रियोंडेंस ने अब क्या किया, जेकोबिन ने अब उनको चुन चुन के मारा था। अब क्या हुआ, अब रॉबेस्पियर तो मर गया, उसके खुद के लोगों ने उसको मार दिया। अब जो बाकी कुछ बचे कुचे जेकोबिन्स थे, अब ग्रियोंडेंस ने चुन चुन के बदला लिया। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे रेन ऑफ टेरर कितना चला है, 73 से 93 से 94, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन का ईयर क्या है, नेशनल कन्वेंशन का ईयर है 72 से लेकर 95 तक। अब इसके 3 पार्ट से देखो, इससे उसको क्या बेनिफिट मिला, उसको नहीं मिला। देखो ही वॉज वेरी मच, आप बोल सकते हो ना, एक तरीके से बहुत सालों से उसके अंदर गुस्सा था, ये अपर क्लास है हम लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है हम लोअर क्लास है, तो उसको ये सब गुस्सा निकालना था, सब बराबर है। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू प्रूव एक्चुअली। इट वाज नथिंग बट इज, क्या बोल सकते हो आप, सफोकेशन ऑफ ओवर द इयर्स, उसका जो फ्रस्ट्रेशन था वो निकल रहा था। उसको सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने सबको बराबर कर दिया, बट लोग जो है उसको पागल ही समझेंगे ना ऐसे करेगा तो। हमारे देश में अगर किसी ने ऐसा किया तो यही होने वाला है जो उसके साथ हुआ, ठीक है ना। अब समझो ये नेशनल कन्वेंशन का ये जो ईयर था ना, ये कैसे कैसे चल रहा है समझो। नेशनल कन्वेंशन में जेकोबिन्स है, ग्रियोंडेंस है एंड अदर इनसिग्निफिकेंट कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है ना। तो जेकोबिन्स आर देयर, ग्रियोंडेंस आर देयर एंड सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, ठीक है। व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, इन सितंबर 1792। तो फ्रॉम 1792 सितंबर अप टू 1793 इट वाज लाइक कि जेकोबिन्स एंड ग्रियोंडेंस मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है ना। अब कितना मिलके कर रहे थे हमने देख लिया, जेकोबिन ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, बट मोर और लेस दे वर ट्राइंग टू वर्क टुगेदर, ठीक है। बट 1793 से लेकर 1794 तक, दिस 1 ईयर ओनली जेकोबिन्स डोमिनेटेड एंड ग्रियोंडेंस वर पुट टू डेथ, ठीक है ना। इसका मतलब पहले ये लोग साथ काम कर रहे थे, अब क्या हुआ, अब जेकोबिन डोमिनेट करने लग गया जिसको हम लोग रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, ठीक है, और ग्रियोंडेंस को मार दिए गए। अब इसके बाद रॉबेस्पियर को मार दिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया कब, 1794 में। अब 1795 तक चला था ना ये गवर्नमेंट, तो ये जो और 1 साल है, ये 1 साल अब कौन चला रहा है इसको, इन दिस 1 ईयर हु इज रनिंग दिस गवर्नमेंट नाउ, ग्रियोंडेंस चला रहे हैं, बराबर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, ठीक है। सो इन दिस लास्ट 1 ईयर इट वाज द ग्रियोंडेंस हु वर रनिंग द गवर्नमेंट एंड दे वर किलिंग दिस जेकोबिन्स नाउ। पहली बार ग्रियोंडेंस को मारा था, इस बार जेकोबिन्स को चुन चुन के मारा जा रहा है,
हरी बात समझ में? तो ये आपस में पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे थे। लोगों का कहाँ से भला होगा कुछ, है ना? यहाँ पे लोगों का भला कैसे होगा? ये जब पावर में आया तो दूसरे को मारा, ये जब दूसरा पावर में आया पहले को मार रहा है, ये सब चल रहा है। 1795 तक लोग भी समझ गए कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझी इन्होंने, जब भी किसी एक इंसान के हाथ में पावर दिया जाए, उस पावर का हर कोई मिसयूज़ करता है। If we give the power in only one hand, then that power is going to be misused, that is for sure. ठीक है ना? यही हो रहा था ना, रॉबespierre अकेला लीडर बन गया था, तो उसके हाथ में सारा पावर था, तो मनमानी कर दी। ग्रियोंडेंस के हाथ में पावर आया, उन्होंने ही मनमानी कर दी। तो अब लोग समझ गए कि अब हमें अगला गवर्नमेंट जो है एक हाथ में पावर नहीं देना है। ठीक है ना? तो ये अब थर्ड गवर्नमेंट था ना, कौन-सा नेशनल कन्वेंशन वाज़ द थर्ड गवर्नमेंट। नाउ व्हाट हैपेंड? अब ये सब कहानी मैंने सुना दी आपको, ठीक है ना? ये सब मैंने यहाँ से कवर कर दिया। जैकोबिन बैंड कन्वेंशन वाज़ टेकन ओवर बाय द ग्रियोंडेंस, ठीक है? दे आल्सो डिड नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग, हार्डली फॉर 1 ईयर फ्रॉम 94 टू 95, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंड इज़, अब यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। नाउ पीपल वेर फ्रस्ट्रेटेड बाय देम। नाउ दे अबॉलिश दिस गवर्नमेंट आल्सो। ये पूरा गवर्नमेंट ही, नेशनल कन्वेंशन ही बैन हो गया। ठीक है? तो अब नया सरकार आया। इस सरकार को कहते हैं द डायरेक्टरी रूल, जो कि करीब-करीब 4 साल तक चला, करीब-करीब। ठीक है ना? नाउ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ अगेन मेड। इन दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज़ डिक्लेयर्ड दैट ये गुलेटिन का सिस्टम लाया कौन? उसका नाम भी गुलेटिन ही था ना? जिसने बनाया था ये सिस्टम, उसका नाम भी गुलेटिन था। हाँ, कोई डॉक्टर गुलेटिन था। गुलाटी नहीं है वो, कपिल शर्मा वाला गुलाटी नहीं। हाँ, उसको भी उसी से मारा था। ठीक है? जिसने बनाया था ना, उसको भी उसी से मारा था। याद आया? यस। ठीक है? तो ये जो डायरेक्टरी रूल है 1795 से 1799 में चला था, इसके लिए उन्होंने क्या किया? नाउ देयर इज़ अ न्यू गवर्नमेंट, सी व्हाट हैपेंस। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ मेड इन व्हिच नाउ द पावर इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल नॉट रिमेन इन वन हैंड। ठीक है ना? ये बनाया किसने? इट वाज़ मेड बाय द एफिलिएंट मिडल क्लास पीपल। इतने दिन कौन बना रहा था? वो जैकोबिन्स बना रहा था जो गरीबों का था। अब मिडल क्लास में जो बर्गुइज़ीज़ थे, इन लोगों ने डायरेक्टरी रूल बनाया। ये लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई, एक हाथ में पावर दिया तो सत्यानाश कर देते। तो अब इन्होंने बोला कि अब हम लोग पावर को एक हाथ में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? इन्होंने फिर वोटिंग राइट्स भी चेंज कर दिए। नो प्रॉपर्टी, नो वोट। ठीक है ना? नो प्रॉपर्टी, नो वोट, ये सिस्टम ला दिया। देन दे मेड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है? एग्जीक्यूटिव बॉडी वाज़ एस्टैब्लिश्ड विथ 5 डायरेक्टर्स। ठीक है? तो ये लेजिस्लेचर जो है बाइकैमरल हो गया, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस हो गया, राज्यसभा, लोकसभा जैसे, ठीक है? और एग्जीक्यूटिव जैसे अपने पास भी होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो लेजिस्लेटिव बाइकैमरल हुआ। एग्जीक्यूटिव में 5 लोगों की सरकार बनेगी अब। द पावर विल नॉट बी इन वन हैंड, इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ 5 पीपल। 5 डायरेक्टर्स बना दिए, ठीक है ना? ताकि डिक्टेटरशिप जैसे ना हो पाए, जैसे रॉबespierre ने किया, वैसा ना हो पाए। द रूल ऑफ द डायरेक्टरी वाज़ आल्सो नॉट स्टेबल। ये जो डायरेक्टरी का रूल था, ये भी स्टेबल नहीं था। स्टार्टिंग में 1 आध साल अच्छा चला, उसके बाद ये 5 लोग आपस में झगड़ा करने लग गए। यही तो होता है। ये 5 लोगों की आपस में नहीं बन रही थी। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, नहीं, नहीं तू गलत कर रहा है, ये सब होने लगा। तू-तू, मैं-मैं होने लगा। तो ये डायरेक्टरी रूल भी स्टेबल नहीं हुआ। नहीं, नहीं, वोटिंग तो मैंने कहा ना, अरे आप भी फेमिनिस्ट लग रही हो। वोटिंग इनको 1944 में जाकर मिला, वुमेन्स को, फ्रांस में। उससे पहले तक किसी को नहीं मिला। ठीक है? अच्छा 1946 में मिला, अच्छा 2 साल बाद मिला, और चलो 1946 में मिला। ठीक है? चलो आगे देखो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर ये जो डायरेक्टरी रूल थी, ये भी स्टेबल नहीं है, आपस में ये लोग झगड़ने लगे। तो अब इस बात का फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया। ठीक है? नेपोलियन लेड फ्रेंच विक्ट्रीज़ इन इटली एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है? ये जो नेपोलियन है, जब ये जो फर्स्ट कोलिजन वॉर हो रहा था ना, इस फर्स्ट कोलिजन वॉर में जब ये फ्रेंच पीपल ने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को अटैक किया था, तो ये नेपोलियन भाई साहब ने फर्स्ट कोलिजन वॉर में इटली एंड ऑस्ट्रिया को हराया था। तो ही वाज़ अ वेरी गुड क्या बोलते हैं, फाइटर। बहुत अच्छा मिलिट्री पर्सन था ये नेपोलियन। ऐसा कहा जाता था ये नॉर्मली नहीं हारता था कभी। ठीक है? आफ्टर विनिंग द बैटल, नेपोलियन केम बैक एंड सॉ दैट द डायरेक्टरी रूल वाज़ नॉट स्टेबल। तो फर्स्ट कोलिजन वॉर चल ही रहा था बाहर, है ना? तो जब वो बैटल के बाद आया, आने के बाद उसने क्या देखा, देखो ऐसा नहीं है कि कोलिजन वॉर कुछ दिनों में खत्म हो गया। कोलिजन वॉर चल ही रहा था बहुत सालों से, ठीक है ना? तो ये जो कोलिजन वॉर है, नेपोलियन इसके लिए फ्रांस से बाहर था, ठीक है? ही वाज़ फाइटिंग इन इटली, ही वाज़ फाइटिंग इन ऑस्ट्रिया, इन सारे एरियाज़ में फाइट करके जब वो जीत गया, वो वापस आया।
जब वो वापस आया तब तक अब ये बीच का रूल भी हट गया, नेशनल कन्वेंशन भी चला गया। नेशनल कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी रूल चल रहा था, तो डायरेक्टरी रूल में देखा कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, ही डिड अ मिलिट्री कू। मिलिट्री कू पता है ना, जब सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री गवर्नमेंट आती है उसको बोलते हैं मिलिट्री कू, तख्ता पलट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही देखा था हमने। यस, तो तख्ता पलट कर दिया इसने, ये मिलिट्री का था, तो इसने डायरेक्टरी रूल को हटाया और इसने तख्ता पलट करके इसने ला दिया कॉन्सोलेट। ठीक है, अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज देयर, नाउ दिस इज कॉल्ड एज कंसोलेट। नाउ व्हाट इज दिस कंसोलेट? कंसोलेट ऐसा हुआ, कंसोलेट में ये जो नेपोलियन बंदा ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ही वाज जस्ट 30 इयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। नेपोलियन बोनापार्ट, इसने कंसोलेट बनाया। कंसोलेट क्या था? नाउ जस्ट लाइक ये डायरेक्टरी रूल, एज देयर वर 5 पीपल, कंसोलेट में देयर वर 3 पीपल। ठीक है ना, कंसोलेट में देयर वर 3 कंसोल्स। ठीक है, आउट ऑफ दोस 3 कंसोल्स वन वाज द फर्स्ट कंसोल वाज द मोस्ट पावरफुल वन। और ऑब्वियस सी बात है, वो खुद बना रहा है एक नया गवर्नमेंट, तो वो खुद ही होगा फर्स्ट कंसोल, तो ही वाज द पावरफुल वन। बाकी दोनों जो कंसोल है वो सिर्फ नाम के लिए है। वो पहला कंसोल जो बोलेगा बाकी दोनों को मुंडी हिलाना है, सही है कि नहीं, हाँ सर, हाँ सर, सही है, सही है, ये करने के लिए था वो। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंसोल वाज द मोस्ट पावरफुल वन एंड नेपोलियन वाज द फर्स्ट कंसोल ऑफ फ्रांस। इन 1804 he declared himself to be the emperor of France। तो अब देखो क्या हुआ। यस, अब नहीं नहीं डिक्टेटर जैसा, लेकिन उसने पहले नहीं बोला कि मैं डिक्टेटरशिप लाऊंगा इधर। ठीक है ना, क्या हुआ, 1795 से 99 तक डायरेक्टरी रूल चला था। ठीक है, 99 में इसने मिलिट्री कू कर दिया। मिलिट्री कू करने के बाद उसने ये नहीं बोला कि मैं अब डिक्टेटर हूँ। ठीक है ना, उसने क्या किया, उसने कंसोल बनाया, कॉन्सोलेट बनाया। हाँ, पहले उसने लोगों का ट्रस्ट जीता, देखो मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट ही डिड फॉर 5 years ही बिकेम द कंसोलेट, द फर्स्ट कंसोलेट, ही इज द मोस्ट पावरफुल वन। चल तो अब भी डिक्टेटरशिप जैसे ही रहा है, लेकिन कभी बोला नहीं कि मैं डिक्टेटर हूँ, कभी बोला नहीं कि मैं एम्परर हूँ। उसने कंसोलेट बनाया। ठीक है ना, तो कंसोलेट बनाने के बाद 3 कंसोल्स थे, 5 साल तक ऐसी सरकार चली, 99 से लेकर 1804 तक। फिर 1804 में नेपोलियन भाई साहब ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया और बाकी दोनों कंसोल्स को भी हटा दिए, एंड देन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। तो इस तरीके से डिक्टेटरशिप आई। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम सम गुड चेंजेस वेर देयर। नेपोलियन आने के बाद उसने कुछ अच्छे अच्छे चीजें किए थे। पहले क्या होता था, एक रीजन से दूसरे रीजन जाने के लिए कई 11 चेक पॉइंट्स होते थे और हर किसी पे टैक्स भरना पड़ता था। एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, तो वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जकत नाका, टोल नाका। ठीक है, तो एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो तो टोल भरो, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हो तो टोल भरो। तो आप समझ रहे हो, एक मर्चेंट को कितने बार कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो ये सब उसने रोड ब्लॉक्स हटा दिए थे। उसने पूरे जो फ्रांस है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया था कि आप सिर्फ ये 2-3 हिस्सों में जाओगे तो इतने ही टैक्स भरने हैं। तो इसकी वजह से बार बार हर सिटी में जाकर टैक्स भरने की जरूरत नहीं थी। तो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स लाए थे उसने। ठीक है, ये जो वेट्स एंड मेजरमेंट्स है इसको उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया था। ठीक है ना, तो कुछ अच्छे अच्छे चीजें भी किए थे इसने, इसको बोलते हैं नेपोलियन कोड। आपने नेपोलियन कोड पढ़ा होगा 10th में। फिर सड़कें बनाई थी उसने, he had constructed roads। ठीक है, standardization of weights and measurement was done। yes, he is called as the modernizer of Europe। but फिर कुछ बुरी चीजें भी थी। ठीक है, कुछ बुरी चीजें भी थी, जैसे स्लेवरी उसने वापस ला दिया था। ठीक है, फिर डिक्टेटरशिप उसने वापस ला दिया था। तो दिस वेर सम बैड थिंग्स अबाउट हिम, बट द गुड थिंग्स वाज कि स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोड्स, ईज ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सब उसने अपने टाइम पे किया। ठीक है, अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज समटाइम्स टर्म्ड एज ट्रू रेवोल्यूशन। ठीक है, समटाइम्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज टर्म्ड एज ट्रू रेवोल्यूशन। व्हाई? देखो नॉर्मली रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब चेंज, सम चेंज शुड टेक प्लेस। तो यहाँ पे चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, बट व्हाट काइंड ऑफ चेंज टुक प्लेस? बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी, एक तरीके से डिक्टेटरशिप जैसे ही है ना, एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही है एब्सोल्यूट मोनार्की। सो एब्सोल्यूट मोनार्की से घूमकर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद रिपब्लिक, और रिपब्लिक के बाद डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के बाद फिर कॉन्सोलेट, और फिर घूम फिर के किस पे आ गया, डिक्टेटरशिप पे ही आ गया। हरी बात समझ में? सो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 360 डिग्रीज घूमा, बट वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गया।
बट विद इन दिस थिंग्स मेनी थिंग्स वेर ऑल्सो चेंज। ऐसा नहीं कि जो पहले जैसा एब्सोल्यूट मोनार्की ही वापस आ गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, कुछ चेंजेस आ गई थी, कुछ राइट्स में चेंज आए थे, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, ठीक है, फिर इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी के प्रिंसिपल्स आए थे, लोगों में जागरूकता आई थी, तो लॉट ऑफ चेंजेस टुक प्लेस। बट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम डायरेक्टरी एंड अगेन वेंट बैक टू डायरेक्टरी। 360 डिग्री टर्न है। बट हाँ, इक्वालिटी, थोड़ी बहुत इक्वालिटी थी, नॉट ऑल, बिकॉज अभी वुमेन्स को राइट नहीं है, ठीक है, वुमेन्स आर स्टिल नॉट गेटिंग राइट्स, ठीक है, तो इक्वालिटी पूरी तरह से भी नहीं बोल सकते हो, बट अ लॉट ऑफ चेंज टुक प्लेस विच इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। बट again it went back to the same square where it started. It again went back to the first place where it started. Hence we call it a true revolution. A 360-degree revolution also it is called sometimes. ठीक है ना? So what is the advantage, or so does this mean French Revolution is ultimate one and American and Russian are below? देखो, ultimate कुछ नहीं होता है, ट्रू रेवोल्यूशन है बस, ठीक है ना? कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी के डिमांड्स अलग थे, ठीक है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अलग डिमांड से, अमेरिकन के अलग डिमांड से, रशियन के अलग डिमांड्स थे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको तीनों चीज अलग अलग से क्लियर होंगी कि तीनों के अलग अलग डिमांड्स क्या थे, ठीक है ना? यहाँ पे था कि हमको राजा को हटाना है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करता है, ठीक है ना? बट अमेरिकन रेवोल्यूशन वैसा नहीं था, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और रशियन रेवोल्यूशन वाज फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिस्ट रिजिम, वहाँ पे कम्युनिज्म लाना था, इसलिए वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ। तो तीनों का पर्पस है ही अलग, तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट प्लेस वन अबव द अदर, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, व्हाट डिड दिस रेवोल्यूशन चेंज फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अभी फाइनली कौन आ गया? नेपोलियन आ गया, तो वो एक मिलिट्री था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। चर्च वाज अगेन रिस्टोर्ड बाय नेपोलियन, इसको ये जेकोबिन ने सब कुछ अबॉलिश कर दिया था चर्च को, नेपोलियन ने फिर से ला दिया। नोबिलिटी रिटर्न बैक टू फ्रांस, ये जो नोबिलिटीज थे ये लोग सब भाग गए थे ना देश छोड़ के, एमिग्रेशन देखा था हमने कल, ये सारे जो नोबिलिटीज थे सब भाग गए थे, वो लोग वापस फ्रांस में आ गए। इवन द बर्बन मोनार्क रिस्टोर्ड इन 1815। 1815 में क्या हुआ था? वाटरलू के वॉर में, ठीक है, इन द वाटरलू वॉर दिस नेपोलियन वाज डिफीटेड, एंड वंस ही वाज डिफीटेड अगेन दिस बर्बन डायनेस्टी किंग वाज रिस्टोर्ड टू पावर। यस, लुई फिलिपी, ठीक है, मतलब बोला ना मैंने, लड़का पैदा होता है तो उसका नाम सोचते भी नहीं है, लड़का है लुई, ठीक है। लड़की होगी तो पता नहीं मैरी नाम देते होंगे उसको, मैरी एंटोनियट जैसे मैरी, ठीक है, नाम नहीं सोचता क्या इनको, इतने सारे नाम है, ठीक है। तो नेपोलियन जो है वाटरलू के वॉर में डिफीट हो गया, उसके बाद जो है फिर से वहां पे बर्बन डायनेस्टी आ गई। कंडीशन ऑफ वुमेन्स एंड स्लेव, नो चेंज, इनके कंडीशन में कोई स्लेव में कोई चेंज नहीं आया। फार्मर्स एंड वर्कर, नॉट मच चेंज, क्योंकि अभी देखो नेपोलियन के टाइम पे फिर से जब डिक्टेटरशिप आ गई तो उसने फिर से जो है इनको बहुत ज्यादा कुछ वो किया नहीं। उसने किसके लिए वर्क किया? उसने जो ट्रेडर्स थे, जो मिडिल मतलब क्या बोलते हैं, जो अपर क्लास के मिडिल क्लास वाले लोग थे, उनके लिए कुछ किया। बट जो पुअर पीसेंट्स थे, जो पुअर आर्टिसंस थे, इनके लिए अभी कुछ नहीं हुआ ज्यादा, तो नथिंग मच चेंज फॉर देम, ठीक है। नाउ लेगेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पावर ऑफ किंग्स वाज लिमिटेड, पावर ऑफ नोबिलिटी रिमेनिंग, फ्यूडलिज्म गॉन फॉर एवर, ठीक है, ये जो नोबिलिटी था या जो फ्यूडलिज्म था इनका पावर हट गया। चर्च पावर वाज हाईली डिमिनिश्ड, चर्च का जो पावर है वो काफी कम हो गया। पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नोबिलिटी टू द पीपल, नोबल्स के हाथ में पावर किधर आ गया? लोगों के हाथ में आ गया, स्पेशली द बर्गीज, ठीक है, दैट इज द मिडिल क्लास। आइडियाज ऑफ राइट्स ऑफ मैन विच वर लॉन्ग लास्टिंग, आज भी चलता है, ये सब आ गया। एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा। देखो, ये है वो तीन कॉन्सुल, ये बीच में नेपोलियन बोनापार्ट, और ये दोनों मुंडी हिलाने वाले, ठीक है ना? तो कोई भी डिसीजन होता है इसके सामने ये तीनों खड़े होते हैं, ये दोनों जो है देखो कुछ नहीं कह रहे, ये नेपोलियन ही है जो कुछ लग रहा है कि सोच रहा है, बाकी दोनों मुंडी हिलाने वाले लोग हैं, तीन कॉन्सुल वाले, ठीक है। सो दिस एंड्स आर क्या बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप you could understand the story. With this, we stop the class today.